वाणिज्य भवन का जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति मिली है और पूरे देश में एक नया उत्साह, युवा युवतियों में एक नया जोश, देश की अर्थव्यवस्था में एक नई उमंग जो आज अलग अलग आंकड़ों से देखने को मिलती है, उसके बारे में चर्चा और फिर आपके अगर कोई प्रश्न हो तो वो करने के लिए हम मिले हैं। वैसे इतनी सर्दी में इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 वर्ष में मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने एक पूरे देश में अलग अलग चीज़ों को लेकर लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर में भी, कहाँ एक ज़माने में अधिकांश चीज़ों पर हम दुनिया के ऊपर निर्भर थे, अब स्थिति पूरी उल्टी होकर अधिकांश चीज़ें देश में बनने लगी है। यहाँ तक कि यहाँ का निर्यात भी बढ़ते जा रहा है। और ये कहानी कोई अपने आप से नहीं बनी है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो, चाहे हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज की डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में हो। ये सब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत में विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, इसको बल मिला है। और चाहे वो पीएमआई हो मैन्युफैक्चरिंग की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, चाहे वो पीएमआई हो सर्विसेज की, चाहे वो बढ़ते हुए एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हो, चाहे वो भारत में अलग अलग वस्तु में आत्मनिर्भरता बनना और भारत में उसकी उत्पादन को बढ़ावा देना, हर प्रकार से भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक गुणवत्ता वाला, क्वालिटी कॉन्शियस नेशन के रूप में उभर रहा है। हाईटेक एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ड्रोन्स हो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो, इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हो, डिफेंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इन सब चीज़ों का मैं समझता हूँ आज से 10-11 साल पहले तो शायद जिक्र भी नहीं होता था भारत के परिप्रेक्ष्य में। हम संतुष्ट थे कि हमने स्टील का उत्पादन बढ़ा दिया, हमने टेक्सटाइल्स में कुछ निर्यात कर दिया। ये जो इमर्जिंग सेक्टर्स में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, ये एक अलग अलग नीतियां जिनको जोड़ के जब देखा जाए तो ध्यान में आता है कैसे एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम भारत में निर्माण हुआ है। आप कल्पना करिए अगर डिजिटल इंडिया 2015 में नहीं लॉन्च होता और उसके कारण भारत में कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक आज 4G की कनेक्टिविटी नहीं होती, और अब तो जिस स्पीड पे 5G जा रहा है, अगले वर्ष तक तो पूरे देश में 5G पहुंच जाएगा और 125 शहरों में तो आज भी 5G का उपयोग हो रहा है। अब आप कल्पना करिए, भारत का 3 विशेषताएं मैं आपको गिनाऊंगा जो दर्शाएगा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुमुखी सोच, होलिस्टिक विजन देश को प्रभाव करती है। हमने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, लोगों तक ब्रॉडबैंड या इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई, लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध होने लगे, यहाँ तक कि अब 93 करोड़ यूजर्स इंटरनेट के साथ भारत में जुड़े हुए हैं। शायद ही कोई परिवार होगा जिसके पास आज कम से कम एक स्मार्टफोन कनेक्टेड विद द इंटरनेट ना हो। दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पे जब कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई तो डेटा की उपलब्धता भी बढ़ाई गई,
स्पेक्ट्रम को पारदर्शी तरीके से ऑक्शन करके, कोई गोलमाल नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में हेराफेरी नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, ईमानदार व्यवस्था से लोगों तक जो जो स्पेक्ट्रम लेना चाहते थे सबको मिला, जिसके कारण आज देश में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है। अगर आप आंकड़े सुनना चाहें तो चौंका जाने वाले आंकड़े हैं। अमेरिका में जो $7 प्रति जीबी डेटा उपलब्ध है, भारत में वो मात्र 17 सेंट्स प्रति जीबी मिलता है। $7 बनाम 17 सेंट, यानी 2.5% पे, और पर्याप्त मात्रा में हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी। अंतरराष्ट्रीय एवरेज भी डेटा का $3 प्रति जीबी है, और इसमें अंतरराष्ट्रीय एवरेज को कम करने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है, नहीं तो विकसित देशों में तो बहुत महंगा है। तो एक तरफ कनेक्टिविटी और सस्ता डेटा, दूसरी तरफ आप याद करिए 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार अपने हाथ में ली देश की, तब मई का महीना था, मई 2014। जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे समक्ष हैं, आपको याद होगा, पूरा नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हुआ था, चुनाव के नतीजे आने के इर्द गिर्द थी, और नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स होने के कारण भरी गर्मी में कितनी कठिनाइयां पूरे उत्तर भारत में थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने उसकी गहराई में जब जांच की, जिसको हम रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं, उसके जड़ में गए, तो ध्यान में आया कि इसके कारण कितनी सारी समस्याएं। हमारे पास कोई इंटरकनेक्टेड नेशनल ग्रिड नहीं था, रीजनल ग्रिड्स थे छोटे छोटे। उत्तर भारत में जब सरप्लस पावर होता था, तब दक्षिण भारत में पावर की किल्लत थी। एक प्रांत में बिजली मिलती थी ₹2 में, दूसरे प्रांत में और विशेषकर दक्षिण भारत में, बेंगलोर, चेन्नई, तेलंगाना, आंध्रा में बिजली मिलती थी ₹12, ₹13 प्रति यूनिट पे। इतना बदलाव था, 6 गुना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया कि हम पूरे देश को एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड बनाएंगे, और आपको जान के खुशी होगी कि पहले ही 3 वर्ष में बहुत बड़ा निवेश किया गया, देश की सभी ग्रिड्स को कनेक्ट किया गया, और एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड आज भारत में, जिसमें 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और ओवरऑल ग्रिड लगभग 450-500 गीगावाट के कैपेसिटी का इतना बड़ा इंटरकनेक्टेड ग्रिड शायद ही दुनिया में किसी और देश के पास है। आज अमेरिका हो, यूरोप हो, किसी के पास इतना मजबूत, इतना बड़ा, इतनी क्षमता वाला ग्रिड नहीं है, जिसके कारण दुनिया के उन प्रांतों में, विशेषकर दक्षिण के प्रांतों में, जहां ₹12, ₹13 में पीक आवर्स में बिजली खरीदनी पड़ती थी, उनको भी फिर ₹2 में बिजली उपलब्ध हो गई, और बिजली घरों की उत्पादन बढ़ गया, और आज देश में बिजली घर भी सब अच्छी तरीके से चल रहे हैं, कैपेसिटी में चल रहे हैं। और जो समस्याएं पावर सेक्टर की क्रॉनिक थी, आप लोग रोज रिपोर्ट करते थे, आज मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों में कोई एक न्यूज आर्टिकल नहीं होगा कि प्रोडक्शन ऑफ पावर या पावर जनरेटिंग कंपनीज या पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में कोई तकलीफ है। अब देखिए कितनी दूरगामी सोच है। इंटरकनेक्टेड ग्रिड, डिजिटल इंडिया का लॉन्च, देश के कोने कोने तक सस्ता डेटा मिलना, घर घर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी होना, और आज उसके कारण विश्व का सबसे अट्रैक्टिव अगर कोई डेस्टिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अगर विश्व का सबसे कोई अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है डेटा सेंटर्स लगाने के लिए, अगर कोई विश्व का सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं, भारत में बड़े बड़े सेंटर्स में लाखों लोगों को, युवा युवतियों को विशेषकर नौकरियां मिल रही हैं, इसके पीछे ये 10 वर्ष का परिश्रम
और 10 वर्ष का विजन, जिसके कारण आज हाई क्वालिटी पावर जो डेटा सेंटर्स के लिए बहुत अति आवश्यक है, और उसमें भी ग्रीन एनर्जी, जिसकी आज दुनिया में बहुत अट्रैक्शन है कि हमें ग्रीन एनर्जी ड्रिवन डेटा सेंटर्स लगाने हैं, वो आज भारत में उपलब्ध है। और अफोर्डेबल कंपेटिटिव प्राइस पे इंटरनेट और डेटा होने के कारण पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत एकमात्र देश है जहां पे हमने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाना चाहिए। 1600 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आज भारत में काम कर रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं कि विश्व के सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की पढ़ाई से युक्त सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स भारत में हर वर्ष बनते हैं। और खुशी की बात यह है कि उसमें 43%, 43% हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। ये दर्शाता है कि जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो तो कैसे देश में अवसर खुल जाते हैं, मौके खुल जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया का विजन लेके 2016 में हम निकले थे। आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप की दुनिया भारत में है। 110 से अधिक यूनिकॉर्न्स भारत में लिस्ट हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न मिलने के कारण अब कई इन्वेस्टर्स भारत में लिस्ट होना चाहते हैं। रिवर्स फ्लिपिंग हो रही है, जो लोगों ने विदेश में भी स्टार्टअप शुरू किए थे वो भारत आना चाहते हैं। कल ही एक उद्योगपति कह रहा था कि हमारी कंपनी नैस्डैक में लिस्टेड है, हम वहां से डीलिस्ट करके भारत में ही रहना चाहते हैं। और फ्लिप करने के लिए एंजल टैक्स के प्रावधान भी हमने, माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में सरल कर दिए। तो एक प्रकार से एक ऐसी सरकार जो दुनिया की आवश्यकताओं को समझती है, उन आवश्यकताओं पर कठोर निर्णय लेकर कदम उठाने के लिए तैयार है, और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, एक समृद्ध देश बनाने के लिए 2047 तक हर संभव कदम लेकर देश के आत्मविश्वास को बढ़ाना, देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, देश का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वर्चस्व को, हमारे प्रभाव को और गति देना, और हमारे निर्यात को किस प्रकार से बढ़ावा मिले उसके लिए अलग अलग कदम करना। चाहे वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को प्रोत्साहन देने की बात हो, चाहे जो ड्यूटीज लोगों के ऊपर लगती है जो जीएसटी में कवर्ड नहीं है उसको रोडटेप के माध्यम से वापस देने की बात हो, अलग अलग कदम, परंतु ऐसे कदम जो हमारे उद्योग और व्यापार जगत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से युक्त बनाए। हमें भारत के उद्योग को कमजोर नहीं बनाना है, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं बनाना है, उनको स्वायत्तता से कंपेटिटिव एज दिलाना है। और वो कंपेटिटिव एज दिलाने के लिए जो जरूरतें हमारे समक्ष आती हैं, चाहे वो 20 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हो जिससे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो उद्योग जगत के लिए, चाहे वो अलग अलग देशों के साथ सिस्टर सिटीज बनाने की बात हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने की बात हो, एक बड़ा जाल इनलैंड वाटरवेज का और एक्सप्रेसवेज, रोड, हाईवेज का बनाने की बात हो, चाहे हमारे पोर्ट कैपेसिटी को डबल करने की बात हो पिछले 10 वर्ष में, आने वाले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ने की बात हो। वधावन पोर्ट का आप सब जानते ही हैं, विश्व का 10वां सबसे बड़ा पोर्ट अब मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के थोड़े ही दूर उत्तर मुंबई से सटकर महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर, लेकिन महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट और डीप ड्रॉट वाला पोर्ट जिसमें मदर वेसल्स आ सके। डिगी पोर्ट के पास 6000 एकड़ में इंडस्ट्रियल सिटी जो उस क्षेत्र को के विकास को गति दे, पर्यावरण को गति देना। मैं गिनते जाऊं तो मेरा आज का पार्लियामेंट सेशन भी मिस हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी सोच को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने देश की सेवा की है
और उसी के फलस्वरूप आज पूरे देश का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पूरे देश का पूरी तरीके से समर्थन और आशीर्वाद देश को सेवा देने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। दुर्भाग्य है कि विपक्ष, चाहे भारत हो या विदेश हो, सभी जगह इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए देश की बदनामी करने में लगा रहता है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट तक को चलने नहीं देता है। मैं समझता हूँ अब वो पुराने नकारात्मक सोच के दिन खत्म हो गए और अब एक उत्साह और उमंग के साथ भरा हुआ एस्पिरेशनल यंग इंडिया तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा युवती इस देश का नाम रोशन करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ते रहेगा, आगे विकास करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब हम लोग सवाल मंत्री जी से लेंगे। आपसे निवेदन है कि अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन और फिर सवाल बोलें। हाँ, चलिए जी। इसी सब्जेक्ट पर। कॉमर्स मिनिस्ट्री में बहुत सब्जेक्ट्स हैं। सर, मैं शैलेश यादव हूँ, ANI न्यूज़ एजेंसी से। सर, ANI से मैं शैलेश यादव हूँ। सर, अभी यूके के साथ जो है हमारा FTA की बातचीत शुरू हो रही है। PM दोनों देश के प्रधानमंत्री मिले थे, उस पर सर क्या अपडेट है अभी? हमारे यहाँ पे तो सरकार आप देख रहे थे नई दिल्ली से सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में ऐसे अनेक काम किए गए हैं, जिसमें मेक इन इंडिया में ऐसे काम किए गए हैं जिसमें भारत जो है लगातार आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात हो, उन्होंने बताया कि 1600 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है भारत में इस समय, और या फिर डेटा प्रोवाइडर की बात हो, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में भारत जो है सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बन रहा है निवेश के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इमर्जिंग सेक्टर्स में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, ये दिखाता है कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो कितना इंटरकनेक्टेड है। साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल इंडिया की भी बात की। उन्होंने बताया कि देश में अब तक 93 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं और सबसे सस्ता डेटा भारत में उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ भारत का निर्यात बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग और इमर्जिंग लेड ग्रोथ में भारत को मिल रहा है बल। तो इन तमाम विशेषताओं, तमाम भारत सरकार की पहल के बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस को जानकारी दी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात हो